गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने आपका आरडीटी स्टार्ट किया था। ठीक है, और थोड़ा सा बेसिक हमने आरडीटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने आरडीटी में स्टडी करने हैं। तो एंजाइम्स को हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, और बेसिकली मैंने आपको कुछ एंजाइम्स के बारे में बता दिया था, जैसे एल्केलाइन फॉस्फेटेज का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, डीएनए लाइगेज क्या करता है, पॉलीमरेज वन की हमने बात की थी, एक्सोन्यूक्लियस थ्री, मूंग बी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एस वन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। और अब हम किसकी बात कर रहे थे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। सो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या करते हैं। इनके अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, बट हमारे जो इंटरेस्ट के हैं वो सिर्फ कौन से हैं? टाइप टू। ठीक है, तो इसमें हमने बताया था ना कि इसमें टू डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं और दोनों के दोनों सेम, बोथ recognize द सेम टारगेट सीक्वेंस। ठीक है, और विच इज सिमेट्रिकल। ठीक है, एंड द टू एंजाइम्स आइदर क्लीव और मॉडिफाई द recognition सीक्वेंस। ठीक है, तो टाइप टू को ही हम आरडीटी में यूज करते हैं क्योंकि ये जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं वहीं पे ये कट करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अब अलग अलग टाइप के आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। कुछ फोर बेस पेयर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, कुछ सिक्स को करते हैं, कुछ एट को करते हैं। तो अगर आपको फ्रेगमेंट्स के साइज छोटे चाहिए तो यू विल डाइजेस्ट दैट डीएनए विद दैट पर्टिकुलर एंजाइम जिसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस छोटा है। ठीक है, हाँ, अगर आपको लार्ज सीक्वेंसेस चाहिए तो यू कैन गो फॉर या लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट्स चाहिए, देन यू हैव टू गो फॉर दैट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस बड़ा होता है। क्योंकि जितना बड़ा रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा उसकी प्रोबेबिलिटी मिलने की उतनी क्या होती है? आपकी कम होती है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आइसोशाइजोमर्स, नियोशाइजोमर्स, आइसोकोडोमर्स मैंने आपको बता दिए थे। इसके अलावा ये भी बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन कॉमन से एग्जाम में आते हैं कि आपको आपका इंसर्ट और वेक्टर। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल आपको क्या दिया कि यू कैन डाइजेस्ट बोथ एंड्स विद अ डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मतलब दोनों में अलग अलग यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट हो सकती है। ठीक है, उससे क्या होगा ना, स्पेसिफिक वो जाके लगेगा। ठीक है, जैसे ये आपने देखा था कि अगर अगर इधर दोनों स्टिकी हैं तो इधर भी दोनों स्टिकी होने चाहिए, जैसे इधर भी दोनों स्टिकी, इधर भी दोनों स्टिकी। हाँ, इसमें ये शो कर रखा है कई बार यू कैन यूज डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऑल्सो, बट द थिंग इज दैट अगर एक में स्टिकी है तो दूसरे में भी स्टिकी होना चाहिए। ठीक है, जैसे इधर इस तरफ स्टिकी था, इस तरफ आपका ब्लंट था, और इधर क्योंकि वेक्टर में दोनों एंड्स ब्लंट थे, सो आपको जो जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट या जो भी आपका डीएन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आपने बेसिकली क्या करना था, उसको पहले आपने क्या करा, उसको उसके एंड्स को ब्लंट बनाया एंड आफ्टर दैट आपने उसको वेक्टर में डाला। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चंस भी देखेंगे हम। ठीक है, सिंपल सा ही फंडा है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट द थिंग इज दैट हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो दो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाली साइट, मतलब जो जैसे आपने इंसर्ट में यहाँ पर एक्स एच ओ वन है, पी एस टी वन है, तो वेक्टर में भी सेम है। बट इस केस के अंदर अब पी एस टी वन तो सेम है बट इंसर्ट में एक्स एच ओ वन है और सेल वन है, बट दोनों के दोनों ही कैसे एंड्स बनाते हैं? आपके स्टिकी एंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें मेनली ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम हमें क्या देखा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब ये मेनली हम इसको किस लिए यूज करते हैं? आरएनए से डीएनए बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है जो डीएनए बनाता है आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, ठीक है, इसको बेसिकली हम यूज करते हैं सी डीएनए लाइब्रेरी बनाने में। सी डीएनए लाइब्रेरी एक तरह से क्या होती है कि जिसमें आपको, जैसे आपने सेल से आरएनए निकाला और आरएनए, मतलब जो भी कोई भी आरएनए है, जनरली जैसे हम मैसेंजर आरएनए की बात करते हैं, तो मैसेंजर आरएनए से आपने क्या बनवाया? डीएनए। क्योंकि इससे हमें ये पता लग जाता है कि कौन कौन सा जो डीएनए है वो एमआरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है। तो एमआरएनए से आप क्या बनवाते हो? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सी डीएनए लाइब्रेरी कॉम्प्लीमेंट्री। एक होती है जीनोमिक लाइब्रेरी जो सीधा आप डीएनए से बनाते हो, बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को हम यूज करते हैं सी डीएनए लाइब्रेरी बनाने में, अगर आपको आरएनए से क्या बनाना है? डीएनए बनाना है।
ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को मेनली हम यूज करते हैं कहां पर, आपका सीडीएनए लाइब्रेरी बनाने के अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हमें क्या बता रखा है, आरएनएस ए के बारे में। आरएनएस ए क्या करता है, इट इज ए न्यूक्लियस विच डाइजेस्ट आरएनए बट नॉट डीएनए। ठीक है, तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये आरएनए को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। और आरएनएस एच भी आरएनए को डाइजेस्ट करता है। जैसे अगर आपके पास मान लो या तो सिंपल आरएनए है, या कई बार ऐसा होता है कि आरएनए डीएनए का हाइब्रिड है, जैसे उसमें आरएनए है और डीएनए है, तो वो सिर्फ आरएनए पे एक्ट करता है। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है, एक है आरएनएस ए, एक है आरएनएस एच, तो दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये आरएनए को ही क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको एक्सप्रेशन वेक्टर के बारे में बात बताई थी। ठीक है। तो एक्सप्रेशन वेक्टर के अंदर, क्योंकि हमें ट्रांसक्रिप्शन करानी है, और अगर हमें ट्रांसक्रिप्शन करानी है तो हमें क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। तो स्पेसिफिकली जो एक्सप्रेशन वेक्टर होते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल दे रहा है, जैसे टी थ्री, एक T7 और sp6। ठीक है, ये एक तरह से क्या है, ये पॉलीमरेज होते हैं तीनों। और ये स्पेसिफिकली उन प्रमोटर को रिकग्नाइज करते हैं जो हमें, क्योंकि एक तरह से ये फाजीज हैं, मतलब एक तरह से ये वायरसेस ही हैं, तो उन्हीं के प्रमोटर को हम यूज करेंगे, और उन्हीं के आरएनए पॉलीमरेज को यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हम एक्सप्रेशन वेक्टर बना रहे हैं ना, उसमें सब चीजें हमने अपने हिसाब से ऐड करनी है। आपको ओरिजिन किसका चाहिए, आपको प्रमोटर किसका चाहिए, आपको क्लोनिंग साइट कौन सी चाहिए, अलग अलग जो भी है, आपने अलग अलग फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करके एक्सप्रेशन वेक्टर बनाना है। तो ये जो तीन है, इनके आरएनए पॉलीमरेज को हम यूज करते हैं। ठीक है, मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी, हमारे दो मोटिव होते हैं, या तो हमें क्लोनिंग करनी है, सिंपली हमें क्लोनिंग का क्या मतलब है कि हमें कॉपीज बनानी है। बट अगर हमें ट्रांसक्रिप्शन करवानी है तो आपको प्रमोटर सीक्वेंस भी डालना पड़ेगा, और आरएनए पॉलीमरेज भी आपको चाहिए। ठीक है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज ही क्या करेगा, आपका वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ठीक है। तो इसकी मेनली हम बात करेंगे जब हम एक्सप्रेशन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन वेक्टर। एक्सप्रेशन वेक्टर। ठीक है, फिर बता रखा टैग पॉलीमरेज। ठीक है, इट इज ए डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस, जो कि 72 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट करता है, और स्टेबल होता है अबव 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि जो पीसीआर होता है उसमें जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उसमें आप, क्योंकि जब पीसीआर हम करते हैं तो सब जो भी उसके अंदर आपको एक्सपेरिमेंट में जो भी डीएनए है, प्राइमर्स हैं, जो भी चीजें वो एक ही बार में आप ऐड कर देते हो। ठीक है, उसके बाद आप जो साइकिल, पीसीआर की साइकिल रन करते हो, तो वो होता है ना, क्योंकि डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर पे होती है, तो हमें वो पॉलीमरेज चाहिए जो थर्मोस्टेबल हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपका डीएनए पॉलीमरेज ही हाई टेम्परेचर पे खराब हो गया, तो फिर तो आपकी साइकिल रन ही नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इस पॉलीमरेज के साथ एक प्रॉब्लम होती है, या इसकी एक डिसएडवांटेज है, इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, टैग पॉलीमरेज के पास नो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, नो 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, नो 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो टैग पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए जो हम पॉलीमरेज यूज करते हैं, जैसे ये कुछ नाम है बैक्टीरिया के जिनके पॉलीमरेज को हम यूज करते हैं, जैसे आप यहां पे देख सकते हो, दीज आर द सोर्सेज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज विद प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। जैसे एक पॉलीमरेज हमें मिलता है थर्मोटका मैरिटिमा, डीप वेंट, ये हमें मिलता है पायरोकोकस स्पीशीज से, टीएलआई थर्मोकोकस लिटरैलिस, पीएफयू पायरोकोकस फ्यूरोसस, एंड पीडब्ल्यूओ पायरोकोकस वोजी। तो ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं। पहले तो वही है ना, अगर आपने जो 11th 12th में तो हमें टैग पॉलीमरेज ही बताया जाता है, बट जो टैग पॉलीमरेज है उसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है। तो उससे क्या है ना, जो आप अपने डीएनए को एम्पलीफाई तो कर रहे हो, जैसे उसमें कुछ मिस्टेक आ गई, तो वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी का काम क्या होता है, जैसे ये आपका डीएनए है, ठीक है, डीएनए कौन सी डायरेक्शन बनता है, 5 to 3। ठीक है, और मान लो ये सामने टेम्पलेट स्टैंड था,
अब यहाँ पे ए है, तो ए के सामने क्या आना चाहिए था, यहाँ पर टी। ठीक है, मान लो गलती से यहाँ पर आपका सी आ गया, तो 3' to 5' ये उल्टी डायरेक्शन में काम करती है, क्योंकि डीएनए हमेशा 5 to 3 बन रहा है। तो ये जो एक्टिविटी है इसका काम होता है कि अगर गलती से कुछ गलत लग गया है, उसको हटा के फिर उसकी जगह ठीक लगाया जाए। ठीक है ना, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का ये काम होता है। लेकिन क्योंकि उसके पास है नहीं, जब आप, क्योंकि आपका पॉलीमरेज पीसीआर में पॉलीमरेज डीएनए की रेप्लिकेशन करा रहा है, तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होगी, तो फिर आपका जो ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंस आपने दिया था, या जिसकी आपने कॉपीज बनानी थी, तो क्या हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ म्यूटेशंस हो जाएंगी। ठीक है, कुछ ना कुछ रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स आपके इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर साइंटिस्ट ने और बैक्टीरियाज को चूज कर, बैक्टीरियाज को मतलब सर्च करना स्टार्ट किया। ठीक है, क्योंकि हमें वही पॉलीमरेज चाहिए, एक तो वो थर्मोस्टेबल हो, सबसे पहली कंडीशन तो ये है। दैट इज वाई दे ट्राई टू सर्च द पॉलीमरेज फ्रॉम थर्मोफाइल्स ओनली। थर्मोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे होते हैं, तो वो तो थर्मस एक्वेटिकस में पॉलीमरेज तो उसका हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है। बट उसकी प्रॉब्लम क्या थी, उसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है। तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के लिए उन्होंने दूसरे बैक्टीरिया के पॉलीमरेज को यूज किया। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर थर्मोटका मैरिटिमा, पायरोकोकस स्पीशीज उसका डीप वेंट नाम से है, टीएलआई थर्मोकोकस लिटोरलिस, पायरोकोकस फिरोसिस एंड पायरोकोकस वोजी। ठीक है, तो इनके नाम आप लिख लो, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इनके पॉलीमरेज के पास क्या होती है, आपकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। अभी हम पढ़ेंगे आगे पीसीआर को डिटेल में, तो वहां पर हम देखेंगे सारा कुछ पीसीआर के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट अब इसमें हम देखेंगे आपका, वी हैव टर्मिनल ट्रांसफेरेज। ठीक है, जैसे एक एंजाइम है यहाँ पर जिसका क्या नाम है, टर्मिनल ट्रांसफेरेज। सो इट एड्स several nucleotides to the 3' end of linear सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखते हैं ये आपका टर्मिनल ट्रांसफेरेज क्या करता है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ये आपके पास एक, क्योंकि ऐड इसने कहां पर करना है, 3' एंड पे। जैसे यहां पर क्या दिखा रहेगा कि पहले आप एक लैम्डा एक्सोन्यूक्लियस यूज करो। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, जो बेसिकली एंड्स पे कट करता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा कि जो टर्मिनल ट्रांसफेरेज, जैसे आपने यहाँ पर ए दिया, तो उसने 3' पे ए ऐड कर दिए, इधर भी ए ऐड कर दिए। ठीक है, वो तो जो आप दोगे, जैसे यहाँ पे डीएटीपी दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी लैम्डा एक्सोन्यूक्लियस, और यहाँ पर टर्मिनल ट्रांसफेरेज प्लस डीएटीपी। यहाँ पे डीएटीपी, यहाँ तो डीटीटीपी होने चाहिए ना, क्योंकि इसने यहाँ पे टी ऐड करे हैं, यहाँ पे 3' एंड पे टी ऐड करे हैं, और यहाँ पर ए ऐड करे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका टीटीपी होना चाहिए। और जैसे लिखा ना, यूज ऑफ काफ थाइमस टर्मिनल डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज इज टू ऐड कॉम्प्लीमेंट्री होमोपॉलीमर टेल। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपने ए ऐड कर दिए, और यहाँ पर आपने क्या ऐड कर दिए, टी। ठीक है, लेकिन पहले आपको ब्लंट से स्टिकी बनाना पड़ेगा। जैसे उसने दिखा ना, पहले आप उसको ब्लंट, क्योंकि ये ब्लंट है, पहले उसको स्टिकी बनाया, और स्टिकी बनाने के बाद उसके ऊपर आपने, इसे बोलते हैं होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मतलब सारे एक जैसे ऐड करने हैं, क्योंकि हमने इस वाले केस में प्रोवाइड ही ए करा है, तो सारे ए लगेंगे। इधर आपका डी टी टी भी होना चाहिए, क्योंकि आपने 3' एंड पे क्या ऐड करा है, टी ऐड करा है। मतलब इस एंजाइम को एक तरह से कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए, सिंपली ये, इट विल ऐड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स एट द 3' एंड ऑफ योर डीएनए। ठीक है, मेन वही था ना, उसको स्टिकी बनाया है ताकि कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए,
और वो देखो उसके साथ एनील हो जाए, ठीक है, लिखा ना मिक्स एंड एनील। तो सिंपली दिस इज काफ थाइमस टर्मिनल डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफेरेज टू ऐड कॉम्प्लीमेंट्री होमोपॉलीमर टेल्स टू द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये सब हमने क्या डिस्कस करे आपके एंजाइम्स। ठीक है, तो हर एक एंजाइम के बारे में आपको पता हो, ठीक है, कि डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं उनके क्या क्या रोल है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको एल्केलाइन फॉस्फेटेज, लाइगेज क्या होता है, पॉलीमरेज। पॉलीमरेज अलग अलग होते हैं। जनरली पॉलीमरेज के पास पॉलीमरेशन और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी तो होती है। ठीक है, जैसे अभी एक्सेप्शन है, टैग पॉलीमरेज के पास नहीं थी। ठीक है, तो जब हम बैक्टीरिया के पॉलीमरेज पढ़ते हैं तो सिर्फ पोल वन के पास 5' to 3' एगोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, और किसी भी पॉलीमरेज के पास जो बैक्टीरिया के अंदर 2 और 3 के पास 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस का क्या काम है, वही ना सोर्सेज होते हैं। जैसे अभी जो हमने डायग्राम बनाया उसमें था लैम्डा एक्सोन्यूक्लियस, मतलब वो मे बी जो लैम्डा जो बैक्टीरियोफाज है उससे मिला है। ठीक है, तो अलग अलग जो आपके स्पेसिफिक, एक तरह से आप कह सकते हो कि जो स्पेसिफिक सोर्स है कि कहाँ से आप उसको ले रहे हो। जैसे मूंग भी न्यूक्लियस लिखा, न्यूक्लियस S1 लिखा। ठीक है, तो अलग अलग इनके सोर्सेज हो सकते हैं कि जहाँ से हमें ये स्पेसिफिक एंजाइम्स जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और हर एक एंजाइम को एज पर द, जैसे होता है ना, अपने क्लोनिंग करनी है, एक्सप्रेशन करानी है, तो हर एक का अपना अपना रोल है। ठीक है, तो ये हो गया आपके एंजाइम्स। ठीक है, अब एक जैसे इसमें मैं एक लिंकर का कंसेप्ट होता है, एक लिंकर क्या होता है और एक आपके अडेप्टर क्या होते हैं। ठीक है, लिंकर क्या होते हैं, जैसे मान लो ये फॉरेन डीएनए है। ठीक है, तो मान लो इसके अंदर आप चाहते हो कि बीच में कहीं पर हमें कट नहीं करना, तो आप पहले क्या करते हो कि यहाँ पर लिंकर मॉलिक्यूल लगा देते हो। ठीक है, जैसे उसके अंदर मान लो मल्टीपल आपकी जो जैसे मल्टीपल सीक्वेंस है, जैसे इको R1 की रिस्ट्रिक्शन साइट है उसके अंदर, तो आपने लिंकर्स लगा दिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक लगा रखा है इधर, लिंकर्स लगा दिया आपने, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको इको R1 से एडजस्ट कराना है, क्योंकि लिंकर मॉलिक्यूल का सीक्वेंस तो आपको पता है। लिंकर आप इसलिए ऐड कर रहे हो ताकि आप बेसिकली, जैसे बीच में आप जो डीएनए है या तो उसको आप उसको आप डिसरप्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, क्योंकि जीन जो है उसको आप डिसरप्ट नहीं करना चाहते, आपने लिंकर्स लगा दिए, फिर उसको इको R1 से कट कराया, एंड्स बन गए स्टिकी, और उसको वेक्टर में लगा दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख भी सकते हो, ये डेकामेरिक linker molecule containing an eco R1 target site is joined by T4 DNA ligase to both ends of the flush ended foreign DNA। ठीक है, तो ligase तो चाहिए, दोनों ends पे ligase ने लगाया। Cohesive ends are then generated by eco R1। This DNA can be then be incorporated into vector that has been treated with the same restriction endonuclease। ठीक है, तो ये काम होता है लिंकर का। तो लिंकर का काम क्या आपका, आपको एक तरह से एक सीक्वेंस जो नोन है उनको आपने अटैच करना है, और उसमें इको R1 की रिस्ट्रिक्शन साइट है। ठीक है, देखो एक बात तो आपको ना समझ आनी आ जानी चाहिए अभी तक, जो बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि जीन ऑफ इंटरेस्ट और वेक्टर, ठीक है, अगर तो दोनों में सेम रिस्ट्रिक्शन साइट है तो वो बेस्ट है। ठीक है, बट अगर नहीं भी है तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर इसमें आपकी स्टिकी एंड्स है तो इसमें भी दोनों तरफ स्टिकी होने चाहिए। ठीक है, इसमें दोनों तरफ ब्लंट है तो उधर भी ब्लंट होने चाहिए। ठीक है, वो मैंने आपको पॉसिबिलिटी बता रखी है। ठीक है, आइडियल केस यही होता है कि दोनों को आप सेम से ही कट कराओ, सेम टाइप ऑफ स्टिकी एंड्स बने, और दैट विल हेल्प यू इन द ligation of your foreign DNA into the vector। ठीक है, बाकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो मैंने आपको डायग्राम की फॉर्म में दिखाई थी। ठीक है, ऐसे ही होता है अडेप्टर। जैसे अडेप्टर तो एक तरह से दिखा रखा है, उसमें तो पहले से ही एक तरह से जैसे ओवरहैंग आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, उसमें तो पहले से ही दिख रहा है। तो जैसे ये एक मान लो फॉरेन डीएनए है, उसके साथ लाइगेज और एटीपी की हेल्प से आपने ये बना लिया। ठीक है, बट इसमें देखो क्या दिखा रखा है, अब इसमें OH ग्रुप ही है। अब आपको तो पता है ना कि अगर आपको इसको लाइगेट करना है, ठीक है, तो जैसे इसमें यहाँ पर OHP है, अब इधर चारों OH हैं, तो दो जगह पे तो आपको P करने पड़ेंगे। उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस मैंने क्या बताया था, कहां पर ऐड करता है वो फॉस्फेट को, 5' 3' 5'। तो यहां पर आप देखो दो जगह, मान लो ये 5' है, यहाँ पे फॉस्फेट लगा दिया और आपने उसको उसमें ऐड कर दिया बस। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें स्टिकी एंड पहले से ही था, जैसे लिखा ना, यूज ऑफ BAM H1।
अब मतलब जो अडेप्टर मॉलिक्यूल है उसमें जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो बैम H1 की है। A synthetic adapter molecule is ligated to foreign DNA. The adapter is used in the 5' hydroxyl form to prevent self polymerization. ठीक है, जो अडेप्टर है उसको भी हम, उसमें भी हम क्या करते हैं कि 5' पे क्या होता है आपका OH ग्रुप होता है। ठीक है, ताकि वो सेल्फ पॉलीमराइज ना करें। द फॉरेन डीएनए प्लस लाइगेटेड अडेप्टर इज फॉस्फोरिलेटेड एट द 5' टर्मिनाई। ठीक है, जो आपका क्या है, आपका फॉरेन डीएनए है और प्लस आपका जो लाइगेंड अडेप्टर है, ठीक है, उसको हमने कहां पर कराना है, 5' पे, और फिर उसको एंड इज लाइगेटेड टू द वेक्टर प्रीवियसली कट विद बैम H1। वेक्टर को भी आपने बैम H1 से कट करा रखा है, और इसमें भी, इसके अंदर भी जो कटिंग साइट है वो कौन सी थी, बैम H1 वाली। इसमें तो है ना कि पहले से ही स्टिकी एंड है। ठीक है, बट अडेप्टर मॉलिक्यूल में देखो इधर भी 5' पे OH है। ठीक है, मतलब एक तरफ तो OH है, इधर तो एक तरह से ये 5' है, इधर तो फॉस्फेट ही है, बट इसको आपको बाद में फॉस्फोलेटेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो गया आपका, दैट इज बेसिकली अडेप्टर। ठीक है, मतलब इनका मोटिव थोड़ा सा आपको समझ आ ही रहा होगा कि जैसे आपके पास फॉरेन डीएनए है, आप उसको नहीं ऑल्टर करना चाहते, तो उसके एंड्स पे आपने कुछ लगाना है। ठीक है, एक में आपने लिंकर लगाया। ठीक है, तो लिंकर सिंपली ब्लंट एंटिटी था, बट बाद में आपने कट कराने के बाद उसको कैसा बनाया, स्टिकी। इसमें जो अडेप्टर मॉलिक्यूल है वो पहले से स्टिकी है उसमें, बट उसमें आपने कहा कि 5' पे OH है। उसका मोटिव यह है कि वो सेल्फ पॉलीमराइजेशन को रोके। ठीक है, तो पहले अडेप्टर आपने लगा दिया। देखो क्या होता है ना, अभी अटैच करने के लिए एक तरफ यहाँ पे OH है और इधर P है। अटैच करने के लिए एक तरफ तो बॉन्ड आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसके बिना तो फिर बेसिकली आप दोनों तरफ आपने अडेप्टर लगा दिए, इस तरफ भी लगा दिया, इस तरफ भी लगा दिया। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए, जैसे अभी OH है, ठीक है, तो क्योंकि डीएनए के दो स्टैंडर्ड है, इस OH को भी एक P चाहिए, इस P को भी OH चाहिए, इसलिए दोनों OH फ्री हो गए। इधर से भी अडेप्टर के एक OH और P ने बॉन्ड बना ले, तो उस तरफ भी दोनों OH हो गए। ठीक है, तो बाद में आपने उसको क्या करना है, उसमें कई बार ये हो सकता है ना, बड़े सारे अडेप्टर मॉलिक्यूल हैं, कई बार वो आपस में ही बॉन्ड बनाने लग जाएं, तो उस चीज को रोकने के लिए बेसिकली उन्होंने क्या किया, इसके 5' पे OH ग्रुप किया। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, क्योंकि आपको तो 5' पे तो फॉस्फेट चाहिए। ठीक है ना, देखो पहले भी ये चीज मैंने आपको बताई था ना, जैसे वेक्टर में यहाँ पर दो OH हैं और दो P हैं, तो जो आपने जो डीएनए लगाना है उसमें भी दो P और दो OH होने चाहिए। ठीक है ना, तभी तो दो OH दो P के साथ बॉन्ड बनाएंगे और दो P दो OH के साथ बनाएंगे, क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है आपका, 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। आए समझ में ये? ठीक है, तो ये लिंकर और अडेप्टर का क्या होता है, आपका रोल होता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको एंजाइम्स के बारे में बताओ। ठीक है, और थोड़ा सा बेसिकली अभी सिर्फ हमने एक जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ी है, फिर नेक्स्ट जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक फॉरेन डीएनए आपने उसको बेसिकली एक वेक्टर के अंदर डालना है। बट बाकी बातें आगे की हैं, क्योंकि वेक्टर किस टाइप का है, ठीक है, वेक्टर जो है उसमें आप सिलेक्शन कैसे करते हो, फिर एक ये भी बात आती है कि जो वेक्टर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसमें किस साइज तक की डीएनए को आप डाल सकते हो। ठीक है, साइंटिस्ट ने अलग अलग वेक्टर्स बना रखे हैं, अब आपकी जीन का साइज जिस हिसाब से है उस हिसाब से आपको वेक्टर जो है वो चूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पहले उन्होंने जो वेक्टर बनाए उनका उनका इंसर्ट साइज छोटा था। ठीक है, बट धीरे धीरे दे स्टार्ट डेवलपिंग वेक्टर्स सो दैट टू मैक्सिमाइज द साइज ऑफ इंसर्ट। ठीक है, और सभी के अंदर जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो भी थोड़ा बहुत आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के सेलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, ठीक है, कर लिया है वाला क्वेश्चन, क्या आंसर है इसका, 4 बैंड्स। चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। द रिस्ट्रिक्शन जो मैप है ऑफ सर्कुलर प्लाज्मिड इज शोन बिलो along with the indicated distances between the restriction site। ठीक है, आपको एक सर्कुलर प्लाज्मिड दे रखा है और उनके बीच का डिस्टेंस है।
द प्लाज्मिड वॉज कंप्लीटली डाइजेस्टेड विद इको R1 एंड XHO1। ठीक है, आपने उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट करा है। अब कंप्लीटली डाइजेस्ट यहां पर करा है तो जैसे यहां पर जो कट है, ठीक है, एक तो चलो यहाँ पे मतलब सब जगह पे आपने एक तरह से कट लगाना है। अब एक फ्रैगमेंट तो कितना है ये, 2 KB का, एक फ्रैगमेंट ये आ गया। दूसरा भी 2 KB का। तीसरा 5 KB का। और फोर्थ 3 KB का। यही आएंगे। तो 2 KB के दो आ रहे हैं, और 3 KB का एक, और 5 KB के का एक, यही बनेंगे। वह चार बैंड कैसे आएंगे? 2 KB वाले तो एक ही बैंड देंगे, दोनों सेम साइज के हैं। फ्रैगमेंट्स थोड़ा पूछे हैं उसने आपसे। उसने आपसे फ्रैगमेंट्स थोड़ा पूछे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर 1 2 3 4 चार कटिंग साइट है, फ्रैगमेंट्स तो चार ही बनेंगे। अगर कोई चीज लीनियर होती है ना, उसमें अगर चार साइट हैं तो 5 बैंड बनते हैं। ठीक है, बट इसमें बैंड तो आपके चार ही आएंगे। अब 2 KB वाले दो बन रहे हैं ना, तो उनका तो जब उसने आपको क्वेश्चन दिया है, प्रोडक्ट्स को हमने कहाँ पर एनालाइज करा है? एग्रोसेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, एक तरह से ये जो डीएनए के बैंड्स होते हैं, इनको हम, हमारे पास एक टेक्निक होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वहां पर हम डीएनए के को डालते हैं, फ्रेगमेंट्स जो भी हैं, और वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज सेपरेट करके दे देता है। ठीक है, पढ़ा हुआ एग्रोसेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? तो इसमें हम किस बेस पे सेपरेट करते हैं? साइज के बेस पे। ठीक है, तो डीएनए जो होता है, डीएनए पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव, तो वो किसकी तरफ जाता है? एनोड की तरफ। एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, जितना बड़ा साइज है वो उतना कम मूव करता है। ठीक है, जैसे आपके पास तीन बैंड आएंगे, 5 KB का, 3 KB का और 2 KB का। जैसे 2 KB वाले दो है ना, तो साइज तो दोनों का सेम है ना। तो ये 5 KB वाला होगा, ये 3 वाला होगा, ये 2 KB वाले है दो फ्रेगमेंट्स, बट यू विल गेट वन बैंड। तो वही लिखा ना, द नंबर ऑफ बैंड्स दैट विल बी विजिबल इन द जेल व्हेन एक्सपोज टू यूवी लाइट, क्योंकि नॉर्मली हमें दिखता नहीं है, तो हम यूज करते हैं ETBR, इथीडियम ब्रोमाइड। करा हुआ इलेक्ट्रोफोरेसिस? हाँ जी, कितनों ने नहीं किया हुआ? खुद नहीं करी है? पढ़े इलेक्ट्रोफोरेसिस? तो चलो कोई नहीं, अभी आप कोई भी टेक्निक होते हैं ना, अब जिन्होंने नहीं करी है वो थोड़ी बहुत आजकल तो चलो वीडियो क्लिप्स होती हैं छोटी छोटी सी, ठीक है, उसको आप देख सकते हो। क्योंकि मेन आपको पता होना चाहिए कि मतलब एक तरह से क्या होता है, हमारे पास जेली होती है, ठीक है, मतलब पूरा एपरेटस होता है, उसमें आपने पहले तो जेल लिक्विड फॉर्म में ही है, उसको डाला वो सॉलिड हो जाती है, और पहले से हम उसके अंदर एक कोम डाल देते हैं। कोम डालने का मोटिव ये होता है कि उसमें यहाँ पर वेल्स बन जाए, और उसमें बस सैंपल को लोड करना होता है, करंट देना होता है। क्योंकि चार्ज है ना, तो करंट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जब एप्लीकेशन देते हैं तो तभी आपका डीएनए जो है वो मूव करता है। पढ़ेंगे हम टेक्निक्स के अंदर, बट थोड़ा बहुत आप देखना कि देखो क्या ना, ये चीजें बहुत बेसिक हैं। अब क्वेश्चन जैसे हम आरडीटी पढ़ रहे हैं, आपको सब कुछ टेक्निक से लिंक करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टेक्निक्स होती हैं, परफॉर्म तो देखो परफॉर्म करने वाली तो कुछ लिमिटेड, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस एक जनरल टेक्निक मानी जाती है जो बच्चे करते हैं, क्रोमेटोग्राफीज होती हैं, माइक्रोस्कोपी हो गया। ठीक है, जैसे कल मैं आपको बता रहा था वो वाली टेक्निक्स, वो तो नहीं करी होती बच्चों ने, डीएनए फुटप्रिंटिंग, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट, ऐसे ये वाली टेक्निक्स ऐसे करिकुलम में नहीं आती हैं। ठीक है, आप कहीं किसी का कोई स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो जो उस पर काम कर रहा है, वो अलग बात है, बट थोड़ा बहुत आपको बताओ। ठीक है, क्योंकि डीएनए के लिए थोड़ा अलग एपरेटस होता है, डीएनए सेपरेट करने के लिए, और प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए अलग एपरेटस होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अब इसके बारे में देखना, तो कितने बैंड आएंगे यहाँ पे? 3। आप बनाई बैठे हो 4। अब ये देखो, बातें करते हैं फिर हैं, सभी का 4 आया था है? ये ही नहीं है? चलो एक दो मैं करा रहा हूँ, बाकी खुद करना आप। इसका क्या आंसर होगा?
restriction endonuclease has a recognition site of three bases. Assuming random distribution of nucleotides, the probability that this endonuclease will cut a piece of DNA, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, तो ये कितना आ रहा है? 1/64। तो कितना आ रहा है ये? 0.016। 016 है। चलो जो भी है, ये तो वही सिंपल सा जैसे हमने डिस्कस किया था। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था, चलो जिन्होंने नहीं करा करो इसको ट्राई। आया इसका आंसर? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो अब आपको क्वेश्चन क्या गिवन है। उसने कहा अभी तक जो हम पढ़ते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि हम या तो हमें क्लोनिंग करनी होती है या हमें एक्सप्रेशन कराने होते हैं। वो तो कहता है हमने क्लोनिंग करनी है। एक डीएनए मॉलिक्यूल है which is isolated as PST1 fragment was inserted into the PST1 site of a cloning vector that is 3 kb in length। ये तो वही कहानी चलती आ रही है। ये सब ये जो नाम आते हैं ना, PST1, EcoR1, कुछ भी नाम आ रहा है, ये सब तो रिस्ट्रिक्शन साइट है। बेसिक इंफॉर्मेशन तो अब आपको समझ आएगी होगी कि मेरा जो वेक्टर है, मतलब जो मेरा वेक्टर है और जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको मैंने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराना है ताकि दोनों में सेम टाइप ऑफ एंड्स बने। मान लो ये मेरा वेक्टर था और इसके अंदर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां पर इंसर्ट कर दिया। वो कहता है पहले मैंने ये किया क्योंकि मेरे जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें भी वो भी PST1 फ्रेगमेंट है और जो क्लोनिंग वेक्टर है वो भी PST1 है। अब वो कह रहा है कि हमने डाइजेशन कराया, ठीक है, ये जो अब ये तो बन गया। अब वो कहता है इसको डाइजेस्ट कराओ। डाइजेशन ऑफ द कंफर्म्ड क्लोन्स। कंफर्म्ड क्लोन्स का मतलब है कि जिसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट लग चुका है विद PST1, रिजल्टिंग इन द अपीयरेंस ऑफ ए सिंगल बैंड कोरस्पॉन्डिंग टू 3 kb। अब वो क्या करेगा कि आप इसको कट कराओ। जब आप इसको कट कराओगे तो ये इधर दोनों तरफ कट करेगा क्योंकि PST1 वाली जगह तो आपने डाला है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपका वेक्टर अलग हो गया, ठीक है। जब आपने एक बार तो बनाया फिर उसको कट कर दिया और आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो भी क्या हो गया, अलग हो गया। अब वो कह रहा है जो एक ही बैंड आ रहा है, वेक्टर का साइज तो मुझे पहले ही पता था कितना है, 3 kb का, वो तो मुझे पहले ही गिवन है, ठीक है। और क्योंकि फ्रैगमेंट तो आपके पास दो हैं, एक वेक्टर है और एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो कह रहा है कि एक ही बैंड आ रहा है सिर्फ 3 kb का। तो इसका मतलब जो आपका क्लोन फ्रैगमेंट है उसका साइज भी इसका मतलब 3 kb है। जब दोनों का साइज सेम होता है तो एक ही बैंड आता है, ठीक है। वो कह रहा है मेरे पास एक ही बैंड आया है, तो इसका क्या, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका जो वेक्टर था वो तो गिवन ही था 3 kb का है और जो आपने फ्रेगमेंट वेक्टर के अंदर डाला था वो भी 3 kb का था। हाँ, अगर ये पूरे का पूरा होता एज सच तो वो 6 kb का होता। तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 kb। पहले हम अभी तक हम क्या बात बात कर रहे थे कि हमने सिर्फ फ्रैगमेंट को वेक्टर में डालना है। अब वो कह रहे हैं कि हमने फ्रैगमेंट को वेक्टर में डालने के बाद उसको दोबारा कट कराया, ठीक है। कट कराने के बाद पहले लाइगेट कराया है, अब कट करा दिया, दोनों अलग अलग हो गए। अब वो कह रहा है मेरे पास एक ही बैंड आ रहा है 3 kb का, वेक्टर तो पहले ही 3 kb का है, ये भी 3 kb का है। जब दो फ्रैगमेंट्स का साइज सेम होता है तो बैंड एक ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का साइज सेम है। जब फ्रैगमेंट्स का साइज डिफरेंट होता है तब अलग अलग बैंड आते हैं। जैसे अगर वो यहाँ पे लिखते था दो बैंड आए हैं 3 kb और 4 kb का, तब आप कह देते कि जो क्लोन फ्रैगमेंट है वो 4 kb का है। बट क्योंकि एक ही बैंड आया तो दोनों का साइज क्या आपका सेम है, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? थर्ड, ठीक है। चलो एक ये क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। सिर्फ आपको समझना है, ठीक है, जो आपको बात बताई गई है उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। गिवन बिलो is a schematic representation of a few restriction sites in the multiple cloning site of a plasmid। जो मेरा वेक्टर है उसके अंदर ये सारी साइट अवेलेबल है, हिंड 3 है, XHO1 है, SMA1 है, PST1 है, ठीक है। द recognition sequence of above enzymes and their digestion patterns are shown below। मुझे हिंड 3 का बता रखा है, वो कैसे एंड्स बनाता है, स्टिकी। XHO1 भी स्टिकी बनाता है, SMA1 ब्लंट बना रहा है, PST1 भी क्या बना रहा है आपका, स्टिकी बना रहा है। Which one of the following combination of enzymes from the vector can be used for cloning a DNA fragment? ये तो मतलब एक हमारे पास
एक तरफ मतलब स्टिकी है, एक तरफ ब्लंट है। जो मेरा क्या है आपका, आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो डीएनए फ्रेगमेंट है, डीएनए फ्रेगमेंट में एक तरफ कौन सा एंड है आपका, स्टिकी। ये मुझे डीएनए फ्रेगमेंट बता रखा है, जिसको मुझे किसके अंदर लगाना है, वेक्टर के अंदर। एक तरफ स्टिकी है, एक तरफ ब्लंट है। ठीक है। इसमें जो लिखा ना वाई आर, वाई का मतलब होता है यहां पर पिरिमिडिन, आर का मतलब कोई भी प्यूरिन हो सकती है। नॉर्मली तो वाई आर नहीं लिखते ना, क्योंकि जो आपका डीएनए सीक्वेंस है उसमें ए होता है, टी होता है, जी होता है, सी होता है। वाई का मतलब है पिरिमिडिन, मतलब यहां पर सी और टी में से कुछ भी हो सकता है। आर का मतलब प्यूरिन, प्यूरिन का मतलब ए और जी में से कुछ भी हो सकता है। तो आई हैव टू गो फॉर दैट कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम्स विच विल प्रोड्यूस वन स्टिकी एंड एंड वन ब्लंट एंड। अब जैसे ऑप्शन ए के अंदर SMA1 क्या बना रहा है, ब्लंट। हिंट 3 क्या बना रहा है, स्टिकी। मुझे इस हिसाब से देखना, पहले स्टिकी आना चाहिए, फिर ब्लंट आना चाहिए। ठीक है। तो इधर पहले क्या आ गया आपका, ब्लंट, तो ये नहीं होगा। इधर दोनों स्टिकी हैं, इधर पहले कौन सा है, फिर कौन सा है, ब्लंट। तो यही आंसर होना चाहिए। इधर भी दोनों कौन से हैं, स्टिकी, तो ये भी नहीं हो सकता। बस ये वही डायग्राम जो मैंने आपको दिखाया था। अगर आपके वेक्टर में, अगर आपके चलो डीएनए फ्रेगमेंट है, डीएनए फ्रेगमेंट में एक तरफ स्टिकी एक तरफ ब्लंट है, तो यू हैव टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर। आपको कौन सा वो देखना पड़ेगा, जो जो बेसिकली आपको वेक्टर है उसमें भी आपको क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक स्टिकी और एक ब्लंट एंड। ठीक है। तो एक XHO1 है और दूसरा क्या आपका SMA1। ठीक है। तो इन इधर इधर आपका बन जाएगा कौन सा एंड, इधर आपका स्टिकी बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, ब्लंट। और यहाँ पर आप लाइगेट कर दोगे उसको। ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे आप लाइगेट कर दोगे। तो आया समझ में ये। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, सी। बस वही फंडा है, और कुछ नहीं है। आपको बस बेसिक से अगर समझ आया, वैसे मैंने आपको बताया था ना, आपको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के की जो साइट है उसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सिंपली ऐसे ही लिखा होता फिर तो आप आंसर ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको या तो फिर पता होना चाहिए कि ये स्टिकी बनाता है, ये स्टिकी बनाता है, ये ब्लंट बनाता है, ये स्टिकी बनाता है। विदाउट नोइंग दैट कि वो स्टिकी या ब्लंट बना रहा है, यू कैनॉट डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। जैसे देखो ना, इसमें सेल 1 और क्या था आपका, हिंट 2, ये दोनों अलग हमने बनाए हैं। ये दोनों हमने किससे बनाया है, अलग उससे बनाए हैं। ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर मेनली ध्यान रखना है। तो क्या आंसर होगा इसका आपका, सी। ठीक है। बाकी इसमें आप थोड़ा बहुत सीक्वेंस भी देख सकते हो कि जैसे हिंट 3 जो था उसने ये बनाया था AGCTT। ठीक है। इसका स्टिकी एंड में क्या आ रहा है, जैसे आपका TCGAC। तो हमें ये भी देखना होता है कि कौन इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो। ठीक है। तो वो भी आप कई बार उस लेवल पे भी आपको देखना पड़ सकता है, बट वही था कि पहले हमने देखना है जो स्टिकी बना रहा है, फिर उसके बाद क्या बना रहा है आपका, ब्लंट बना रहा है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। बाकी क्वेश्चन है वो आप ट्राई करना। तो ये हो गया आपका बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एंजाइम्स, व्हाट इज देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और कुछ टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए कि आपको पता होगी कैसे हमने उस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है। सिंपल फंडा यही है, आपको पता हो कि वेक्टर और जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। कि जो ये डायग्राम की, मतलब इसलिए मैंने ये डायग्राम आपको दिखाया था क्योंकि इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। देखो हर एक जैसे बुक में आपको नहीं मिलेगी, और क्योंकि मेन क्या है, जो क्वेश्चंस हैं उसके बेस पे हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है। देखा ना आपने, मैक्सिमम क्वेश्चन देखा तो ये कंसेप्ट लग रहा है कि आपका इंसर्ट और वेक्टर। ठीक है। अब कई बार बच्चे यही सोचते हैं ना, अगर कि दोनों को सेम से कट कराना होता है हमेशा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। अगर है तो सही है, वो तो नो डाउट बेस्ट है, बट अगर नहीं है तो यू कैन यूज सम अदर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मे बी वो वेक्टर और इंसर्ट में अलग अलग हो सकता है, बट दे आर प्रोड्यूसिंग सेम काइंड ऑफ एंड, दैट मैटर्स। अगर दोनों या तो ब्लंट प्रोड्यूस करें या दोनों क्या प्रोड्यूस करें, आपका स्टिकी। ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके वेक्टर्स। ठीक है। तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपके डिफरेंट वेक्टर्स। ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे PBR 322 के बारे में डिस्कस करेंगे, PBR 327, PUC8,
PGM3Z, M13 बेस्ड फैक्टर, लैम्डा लैम्डा बैक्टीरियोफाज बेस्ड फैक्टर, फाजमिड्स क्या होते हैं, कॉस्मिड्स क्या होते हैं, बैक एंड यैक, बैक स्टैंड्स फॉर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो बस आपको थोड़ा सा बेसिक पता हो इसके बारे में, वेक्टर्स के बारे में। और यैक होता है आपका ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, क्योंकि ये हाई कैपेसिटी होती है इनकी, मतलब लार्ज इंसर्ट साइज होता है इनका, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, तो इन वेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब वेक्टर्स वही हैं जिनके अंदर आप एक स्पेसिफिक जो इंसर्ट साइज है उसको आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डिपेंड करता है, मेनली ये तो जनरली हम पढ़ेंगे यहाँ पर, तो ज्यादातर जीन क्लोनिंग वाली ही हैं कि जिसके अंदर आप क्या चाहते हो कि कॉपी नंबर इंक्रीज करना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो वेक्टर हमने बनाया था, ठीक है, जैसे उसका क्या नाम था, PBR322। ठीक है, क्योंकि वह ना कोई भी वेक्टर है, मतलब आप अपने जो अपना जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। ठीक है, बट मेन वही होता है कि उसके अंदर आपको बेसिकली उसके अंदर आपको कौन से सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए, किस टाइप का ओरिजिन चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से हम वेक्टर को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं आपको थोड़ा सा PBR322, ठीक है, यहाँ पर आपको जो वेक्टर दिख रहा है उसका क्या नाम है, PBR322। पढ़ा हुआ PBR322? हम्म। अब ये तो है 12th की बुक में, पढ़ा नहीं था 12th में चैप्टर? हम्म। पी यहाँ पर होता है प्लास्मिड। ठीक है, BR यहाँ पे दो साइंटिस्ट के नाम है, बॉलिवर एंड रोड्रिगेस। और 322 उन्होंने एक स्पेसिफिक नंबर दिया था प्लाज्मिड को। ठीक है, तो P प्लाज्मिड होता है, BR साइंटिस्ट की नेम है यहाँ पे। ठीक है, और जनरली जो आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली जो पार्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, एक तो जैसे यहाँ पर क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, और एक आपको यहाँ पर ये सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं, ampicillin resistant gene and tetracycline, because they will help us in the selection of recombinants। ये दोनों क्या है, मेरे सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं, और ये सारी क्लोनिंग साइट्स हैं। ठीक है, जैसे इनके नाम में जनरली क्या होता है, जैसे आप इको R1 है, तो इको R1 कहाँ से आया है, एस्चेरिशिया कोलाई। और RY13 एक स्टेन का नाम था, जैसे ई यहाँ पर एस्चेरिशिया है, CO यहाँ पे कोलाई है, मतलब जो स्पीशीज है। RY13 एक स्टेन का नाम है, और फर्स्ट का मतलब क्या कि इसको हमने सबसे पहले क्या किया था, आइसोलेट किया था। जैसे इको R1, इको R2 3 4 5 अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, तो चलो हम हर एक बैक्टीरिया को तो नहीं यहाँ पर नाम याद रखेंगे। ठीक है, जैसे अब PSC1, SCA1, SSP1, इको R1, HIND3, तो इसके अंदर जो भी इनके नेम है उसमें जो बैक्टीरिया का जीनस और स्पीशीज है उसके नेम होते हैं, और कोई स्पेसिफिक स्ट्रेन का नाम है, और जिस ऑर्डर में हमने उसको आइसोलेट किया है। ठीक है, PBR322 की बात की जाए तो इसका जो साइज है वो है 4.36 किलो बेस। ठीक है, या आप इसको क्या लिख सकते हो कि 4363 बेस पेयर, या बेस पेयर लिख सकते हैं, 4363 बेस पेयर। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें इसके कॉपी नंबर की, जैसे ऑब्वियसली ये प्लाज्मिड, क्योंकि कॉपी नंबर डिपेंड करता है ओरिजिन के ऊपर। इसका जो कॉपी नंबर है वो जनरली 15 है। कॉपी नंबर कितना है आपका, 15। ठीक है, बट इसमें एक लाइन लिखी हुई है, बट दिस नंबर बट दिस नंबर कैन बी इंक्रीज्ड बट दिस नंबर कैन बी इंक्रीज्ड अप टू बट दिस नंबर कैन बी इंक्रीज्ड कॉमा अप टू 1000 to 3000 by plasmid amplification, comma, in the presence of
इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर सच एज क्लोरामफेनिकोल, इनहिबिटर सच एज क्लोरामफेनिकोल, सच एज क्लोरामफेनिकोल। तो इसका जो कॉपी नंबर है वो, ऑब्वियसली जितना ज्यादा कॉपी नंबर होगा उतना ही ज्यादा आपको जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसकी उतनी कॉपीज मिलेंगी। ठीक है। अब मेन हमें यहां पर क्या स्टडी करना है कि हम सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है। अब देखो आपके पास दोनों ऑप्शन है। अब आपको ये देखना है कि डीएनए, मतलब या तो डीएनए को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे या यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, अगर उसमें PST1 है तो आई विल इंसर्ट डीएनए ओवर हेयर, बट उसके अंदर जैसे BAM H1 है, SAL1, SPH1 है, तो हम डीएनए को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि मेरा जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसमें फॉर एग्जांपल BAM H1 है, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट में क्या आपका BAM H1, आपका जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर क्या आपका BAM H1। तो अगर मेरे डीएनए ऑफ इंटरेस्ट के अंदर BAM H1 है तो उसको मैंने कहां पर इंसर्ट करना है, यहां पर। और जब वो यहां पे इंसर्ट होगा तो टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे एक तो आपके पास सिंपल ये, जैसे ये एक वेक्टर है। ठीक है। और इसके अंदर आपने दो रेजिस्टेंस जीन्स दिखाई हैं। यहां पर कौन सी है, टेट्रासाइक्लिन, और यहाँ पर कौन सी है, एम्पिसिलिन। ठीक है। यहाँ पे आपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस दिखाया है और यहाँ पे आपने क्या शो करा है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। ठीक है। अब मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है। तो क्या होगा, तो मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको मैंने स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगाया है। ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो एम्पिसिलिन वाला रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या रहेगा आपका, ओनली टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो एम्पिसिलिन वाला रेजिस्टेंस क्या हो गया, एक तरह से आपका अब खत्म हो गया। नाउ इट विल नॉट बी रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन। एक्चुअली रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है, एक्चुअली ये कुछ जीन्स हैं और ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं जो एंटीबायोटिक्स को इनएक्टिवेट या डिग्रेड कर देती हैं। ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस तो तभी है ना, नॉर्मली टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन तो बैक्टीरिया को मारती हैं, बट दे आर कोडिंग फॉर सम एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनएक्टिवेशन और डिग्रेडेशन ऑफ द एंटीबायोटिक। ठीक है। तो अब क्या होगा, ये तो क्योंकि हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया था, कई बार तो आपने कट कराया तो वो रीसर्कुलराइज भी हो जाते हैं। ठीक है। तो उसमें तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा ही नहीं है। तो अब आपके पास जो बैक्टीरिया आएंगे, कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड भी होगा, कुछ के अंदर ये भी होगा। ठीक है। बट इनको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स, क्योंकि मेरे इंटरेस्ट के तो यही हैं और मैंने इन्हीं को सेलेक्ट करना है। ये जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं मेरे इंटरेस्ट के तो यही वाले हैं और इन्हीं को मैंने सेलेक्ट करना है। ठीक है। जैसे मान लो ये आपके सामने एक बैक्टीरिया है। अब देखो क्या होगा, मेरे पास कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं। एक बैक्टीरिया वो बनाएंगे जिसके अंदर मान लो प्लाज्मिड है ही नहीं। ठीक है। जैसे ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ इसके अंदर अपना डीएनए, इसमें प्लाज्मिड है ही नहीं। एक बैक्टीरिया वो होगा जिसके अंदर नॉर्मल वेक्टर है, विच इज नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब जिसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। जो ये वाला वेक्टर आप दिखा सकते हो, उसके अंदर ये वेक्टर है, मतलब उसमें दोनों रेजिस्टेंस वाली जीन्स हैं। और तीसरा वेक्टर कौन सा है मेरे पास, या तीसरा बैक्टीरिया वो होगा जिसके अंदर वो वेक्टर है जो मैंने, जो मेरे जिसके अंदर मैंने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाला है और जिसकी मैं कॉपीज बनाना चाहता हूँ। ठीक है। और जिसको, और जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम कहां पर ऐड किया था हमने, जहां पर एम्पिसिलिन वाला रेजिस्टेंस था। वो आप पे डिपेंड करता है ना, ऐसे नहीं कि दोनों जगह पे तो नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर तो आप सिलेक्शन ही नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐसी जगह पे डीएनए को डालना है जहां पर, मतलब आइदर वन, एम्पिसिलिन वाली जगह डाल दो, टेट्रासाइक्लिन वाली, वो आपको देखना है। ठीक है। क्योंकि वो मैंने आपको पहले बताया ना, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर वो रेस्ट्रिक्शन साइट है या नहीं है। ठीक है। अब देखो होगा क्या, अब सबसे पहले, अब इसमें ना हमें दो बार प्लेटिंग करनी पड़ती है। हमें दो प्लेट चाहिए। जैसे ये एक प्लेट है
ठीक है, और ये मान लो दूसरी प्लेट है। ठीक है, अब पहली प्लेटिंग में हम वो एंटीबायोटिक रखेंगे जिसपे ये दोनों ग्रो करें। ठीक है, तो ये दोनों में कौन सा रेजिस्टेंस है? टेट्रासाइक्लिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो प्लेट लेनी है जिसपे टेट्रासाइक्लिन है, जिसपे क्या है? टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन पे दोनों कॉलोनीज ग्रो करेंगी। ठीक है, मान लो ऐसे कॉलोनीज सी आ गई, क्योंकि एम्पिसिलिन ही ले लिया फिर तो वो मरी गए जो आपको चाहिए, क्योंकि वो तो एम्पिसिलिन अब रेजिस्टेंट है ही नहीं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो उसके अंदर खत्म हो चुका है। तो पहले एम्पिसिलिन ले लोगे, ये तो ग्रो ही नहीं करेंगे। अब हमने क्या करना है? अब हमने लेना है एम्पिसिलिन। क्या लेना है? एम्पिसिलिन, क्योंकि एक जो कॉलोनी है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैंने जैसे ये कॉलोनी इस इससे थोड़े से बैक्टीरिया लिए, उसको इस वाली प्लेट पे डाला। अलग अलग कॉलोनीज हैं, यहां से थोड़े से बैक्टीरिया ले लिए, यहां से थोड़े से बैक्टीरिया ले लिए। ठीक है, मतलब वहां से थोड़े से बैक्टीरिया हम लेंगे। अगर तो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहां से बैक्टीरिया लिए और यहाँ पे ग्रोथ आ रही है। ठीक है, यहां से लिए ग्रोथ आ ही नहीं रही है, और मान लो यहां से लिए तब भी ग्रोथ नहीं आ रही है। इसका मतलब जिस पे ग्रोथ आ रही है वो तो आपकी नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, वो तो कौन सी है आपकी? नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब जिसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन जिन कॉलोनीज के क्योंकि एक कॉलोनी में सारे बैक्टीरिया एक जैसे हैं, क्योंकि ये ग्रो ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपने तो थोड़े से लिया ना, तो उससे आपको पता लग जाएगा ये दोनों कौन से हैं आपके रिकॉम्बिनेंट्स हैं। तो ये थोड़ा सा एक तरह से बोलते हैं कम्बरसम प्रोसीजर, क्योंकि इसमें आपको दो बार प्लेटिंग करनी पड़ती है। अगर तो आप पहले ही एम्पिसिलिन पे कर देते फिर तो आपका वाला मरीज आना था, फिर तो आपने क्या सेलेक्ट करना था? आपने तो थोड़े से यहां से लेने हैं, उससे आपको पता लग गया ना इसी के अंदर ये आपके, इसके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, और इन्हीं को फिर हम आगे, इन्हीं से हम आगे अपनी जीन की कॉपीज बनवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसने मुझे सिलेक्शन में हेल्प करी है। किसके सिलेक्शन में? कि वो वेक्टर जिसके अंदर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाला है। ठीक है, दैट इज वाई वी कॉल देम एज सेलेक्टेबल मार्कर्स, बिकॉज इट हेल्प मी इन द सिलेक्शन ऑफ द, उसने मुझे किस चीज के सिलेक्शन में हेल्प करी है? जिन बैक्टीरिया के अंदर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट किया था। ठीक है, ये सबसे बेसिक चीज है कि कैसे हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। वही अगर मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे डालता, तो पहले मैं कौन सी एंटीबायोटिक यूज करता? एम्पिसिलिन। ठीक है, और फिर मैं क्या यूज करता आपका? टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, हाँ जी, इसमें कोई डाउट? क्लियर है ये? ठीक है, तो PBr322 दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट वेक्टर, या जिसको सबसे पहले एक हमने सिंथेटिक वेक्टर बनाया था। और क्योंकि कोई भी एक वेक्टर है उसके अंदर आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए। ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तभी जितनी कॉपीज इसकी बनेगी उतने आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट की बनेगी। ठीक है, मेरा मोटिव ही यही है। अभी ये जो ये दीज आर नॉट एक्सप्रेशन वेक्टर्स। एक्सप्रेशन वेक्टर का मतलब यहां पर आप ट्रांसक्रिप्शन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहां पर जब जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ आप प्रमोटर ही नहीं लगा रहे। जब प्रमोटर सीक्वेंस ही नहीं होगा तो फिर आरएनए पॉलीमरेज तो वहां पे जाके लगेगा ही नहीं ना। अभी जो हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं वहां पे हमारा मोटिव सिर्फ जीन की कॉपीज बनाना है। ठीक है, जीन की कॉपीज, अब वही ना, जितनी ज्यादा कॉपीज वेक्टर की बनेंगी उतनी कॉपीज आपकी जीन की बन जाएंगी। ठीक है, बाकी अगर आपको आर्टिफिशियली बनवाना है तो फिर आप PCR से बनवाते हो। ठीक है, तो एक तो हो गया ये वेक्टर। फिर दूसरा एक वेक्टर हमने बनाया जिसका नाम क्या था? PBr327। ठीक है, ये एक हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड है। जैसे नॉर्मली जो पिछले वाला प्लाज्मिड था उसका कॉपी नंबर कितना था? सिर्फ आपका 15। वो तो हमने कुछ प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके एक्स्ट्रा नंबर कराया, बट वो जो उसका कॉपी नंबर था वो सिर्फ कितना था आपका? 15। PBr327 हमने कैसे बनाया? सो हमने क्या करा, एक एक स्पेसिफिक डिलीशन करी PBr322 के अंदर ही। इट वॉज प्रोड्यूस बाय रिमूविंग ए 1089 सेगमेंट, क्योंकि उसका साइज कितना था? 4363। तो उसमें से आपने एक स्पेसिफिक सेगमेंट को रिमूव करा। बट जो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन वाली जीन्स हैं वो इंटैक्ट है। वो क्या आपकी? इंटैक्ट है। इट हैज ए हाई कॉपी नंबर देन PBr322, दैट इज 30 to 45 कॉपीज पर इक्वलाइज सेल। Thus, more the copies of cloned genes, more will be the effect of cloned gene on the host cell detectable। ठीक है, मतलब भैया कि जितनी ज्यादा आप यहां पर आप ज्यादा कॉपीज बनवा पाओगे, ठीक है, जो आपकी क्लोन्ड जीन है। अब एक लाइन उसने यहां पर क्या मेंशन करी है कि जो डिलीशन है दैट डिस्ट्रॉयज द कॉन्जुगेटिव एबिलिटी ऑफ द वेक्टर। ठीक है, अब जैसे क्या होता है ना, मान लो कि आप
यू आर डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर प्लास्मिड, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से प्लास्मिड है, बैक्टीरिया है। अब क्या होता है ना कि कॉन्जुगेटिव एबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई कोई साइंटिस्ट इस वेक्टर पे काम कर रहा है, PBr322 के ऊपर, तो मान लो वो वेक्टर उसके अंदर चला गया, तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी इकोलाई है, तो क्या पता है कि वो वेक्टर उसी इकोलाई में चला जाए, ठीक है ना। देखो ये जो वेक्टर बना रहे हो, डालना तो इसको आपको बैक्टीरिया में पड़ेगा ना, वेक्टर तो आपने बाहर बनाया है, ये मैनिपुलेशंस तो बाहर करिए ना, बट उसके बाद आपने वेक्टर को बैक्टीरिया में डालना है। तो कॉन्जुगेटिव एबिलिटी का क्या मतलब है, जैसे मान लो एक 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 साइंटिस्ट है, एक जो भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, वो PBr322 से डील कर रहा है, तो अब वैसे तो क्या दिखता दुखता तो है नहीं, वेक्टर वुक्टर क्या है, मान लो वो अंदर चला गया, उसके अंदर चला गया, तो हमारी इंटेस्टाइन में भी इक्वल आई है, तो PBr322 उसके अंदर भी चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो वेक्टर है, इसकी कॉन्जुगेटिव एबिलिटी नहीं है, मतलब ये खुद से उसके अंदर नहीं जा पाएगा, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो इसका बस ये है कि इसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन तो एज सच है, और दूसरा इसका कॉपी नंबर ज्यादा है, किसका, आपका PBr327 का, ठीक है। तो डिलीशन से आपने जो कॉन्जुगेटिव एबिलिटी है वेक्टर की, उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। फिर एक वेक्टर हमने बनाया जिसका क्या नाम है आपका, PUC8। PUC8, PUC8 जो नाम है वो है प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है, इसका जो नाम है दैट इज फ्रॉम प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ये भी हमने किससे डिराइव करा है, PBr322 से। अब इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, इसमें एक तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसके अंदर एक तो कॉल E1 का ओरिजिन है। कॉल E1 एक तरह से एक प्लाज्मिड ही होता है, और वो मतलब उसी का ओरिजिन वो नेचुरली होता है बैक्टीरिया के अंदर, तो उसके ओरिजिन को हमने इसमें यूज किया है। दूसरा इसके अंदर क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है, इसके अंदर क्या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। बट एक चीज यहां पर क्या है कि जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाली जीन है उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन साइट नहीं है, ठीक है। तो यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं आप, क्योंकि पहले थी ना उसमें, द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ampicillin resistance has been changed, has been changed so that it no longer contains the, it no longer contains the unique restriction sites, unique restriction sites। तो इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हमने ऐसे चेंज करा है कि इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शन साइट अब नहीं है, और सारी की सारी जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो एक, यहाँ पर एक स्पेसिफिकली जीन होते हैं जिसे बोलते हैं लैग जी प्राइम। अभी हम डिस्कस करेंगे लैग जी प्राइम क्या होता है। वैसे आपने लैग जी के बारे में सुना होगा, जो लैक ओपेरोन के अंदर होती है। लैग जी कोड्स फॉर बीटा गलैक्टोसिडेज, लैग जी किसके लिए कोड करते हैं, बीटा गलैक्टोसिडेज के लिए, ठीक है। तो सारी की सारी जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो किसके अंदर है आपकी, किसके अंदर है आपकी, लैग जी प्राइम, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखो, अगर रिस्ट्रिक्शन साइट देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसके अंदर कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट है, 9। जैसे अलग अलग वेक्टर उन्होंने बनाए ना, जैसे अभी आप आगे देखोगे PUC18 होता है, PUC19 होता है, उसके अंदर जैसे 13 रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। जैसे इसी में फर्दर और चेंजेस करने के बाद एक हमने PUC18 बनाया, और एक हमने क्या बनाया, PUC19,
इनके अंदर कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं? 13, मतलब 13 क्लोनिंग साइट्स हैं। और जो अभी हमने डिस्कस करा है PUC8, इसके अंदर कितनी है आपकी? इसके अंदर कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं आपकी? 9। ठीक है, मतलब वही है ना, जितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन साइट होंगी, क्योंकि आपको नहीं पता ना जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें बेसिकली कितना, उसके अंदर कौन सी रिस्ट्रिक्शन, कौन सा सीक्वेंस है। ठीक है ना, ज्यादा साइट्स होंगी तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शन रहेगी ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ DNA को हम वेक्टर में लगा सकते हैं। क्योंकि अगर वो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट में वो फिर रिस्ट्रिक्शन साइट है ही नहीं, तो तो फिर, क्योंकि इसके अंदर मान लो एक ही साइट है और वो जीन ऑफ इंटरेस्ट में है नहीं, फिर तो ऑप्शन कम है ना। वो तो अब हमें नहीं पता ना हमारा जो DNA है जो हमें वेक्टर के अंदर डालना है। ठीक है, तो जित उसमें इसके अंदर जितनी ज्यादा ऑप्शंस रहेंगी उतना हमारे लिए इजी रहेगा, और डिफरेंट टाइप ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स को हम वेक्टर के अंदर लाइगेट करा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक और खास बात है कि जो PUC8 है इसके अंदर जो कॉपी नंबर हमें बता रखा है वो है 500 to 700। भले इसमें क्या हो ना, ओरिजिन के अंदर एक म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से जो कॉपी नंबर है वो कितना है यहाँ पर 500 to 700। तो देर इज ए चांस म्यूटेशन इन द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और दैट सपोर्ट्स ए हाई कॉपी नंबर। ठीक है, मेन जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है ना वो सिलेक्शन डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे एक टॉपिक आता है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, क्योंकि उस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहां पर इंसर्ट करोगे आप? जहां पर लैग जी प्राइम है। ठीक है, तो दैट विल लीड टू, जिसमें तो लैग जी प्राइम है तो ठीक है, अगर आप वहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट डालोगे तो दैट विल लीड टू इंजर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ लैग जी प्राइम, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ लैग जी प्राइम, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ लैग जी प्राइम। ठीक है, जैसे अब इस चीज को हम समझते हैं एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लो कि ना जो लैग जी को बनाने की एक जीन है, ठीक है, तो उसमें मान लो एक डिलीशन है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स का, तो ये जो ग्लैक्टोसिडेज बन रहा है वो इनएक्टिव है। ठीक है, मतलब नॉर्मली जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया खुद बीटा ग्लैक्टोसिडेज वैसे बनाता है, तो लेकिन उसमें एक डिलीशन, मतलब चाहे वो हमने इंटेंशनली करी ताकि यहां से जो बीटा ग्लैक्टोसिडेज है वो इनएक्टिव आए, और ये जो लैग जी प्राइम जीन है उसने एक कंपोनेंट बनाना है। ठीक है, वो जब ये दोनों मिलते हैं तो फिर बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्टिव बनता है। ठीक है, अब इसमें इसका क्या मतलब है? जो आपने अभी वेक्टर बनाया है, ठीक है, आपने वेक्टर क्या बनाया है, जैसे मान लो ये वेक्टर बनाया आपने विच इज PUC8, और उसमें यहां पे लैग जी प्राइम जीन है, यहां पर क्या लैग जी प्राइम जीन है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे मेरी क्लोनिंग साइट्स हैं, तो मेरे को जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी, उसको कहां पे इंसर्ट करना है? यहीं पे इंसर्ट करना है। ठीक है, जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है मुझे उसको यहां पे इंसर्ट करना है, तो मैंने यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट को फॉर एग्जांपल इंसर्ट कर दिया, तो उससे लैग जी प्राइम तो क्या हो गया? इनएक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो ये तो बैक्टीरिया का ना, बैक्टीरिया ये तो बना ही रहा है। ठीक है, ये एक तरह से बैक्टीरिया जो है ये बीटा ग्लैक्टोसिडेज का एक कंपोनेंट जैसे बना ही रहा है, बट दूसरा कंपोनेंट कहां से आ रहा है? वेक्टर से। ठीक है, तो जो तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये तो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब जिसमें आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को नहीं डाला है, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स के अंदर तो बीटा ग्लैक्टोसिडेज बनेगा एक्टिव। ठीक है, क्योंकि इसमें इनएक्टिव तो, इनएक्टिव वाला तो कॉमन ही है, वो तो दोनों बैक्टीरिया में बन रहा है, बट जो वेक्टर है, अगर तो आपने एज सच है लैग जी प्राइम एज सच है तो उसमें ये कंपोनेंट आएगा और एक्टिव बीटा ग्लैक्टोसिडेज बनेगा, और वो एक्स गैल एक सबस्ट्रेट होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन जब आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहां पे लगा दिया तो उस केस में क्या होगा? जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं उस केस में नो बीटा ग्लैक्टोसिडेज, नो बीटा ग्लैक्टोसिडेज। अब अगर बीटा ग्लैक्टोसिडेज बनेगा ही नहीं तो इसका क्या मतलब है? एक्स गैल जो है वो ब्लू प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। ठीक है, तो जनरली ये जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं ये तो हमें ब्लू दिखते हैं, कैसे दिखते हैं? ब्लू। जब हम अभी प्लेटिंग करेंगे ना तो हमें ये ब्लू दिखते हैं, और ये हमें कैसे दिखते हैं? व्हाइट। तो इसमें क्या होता है ना, एक ही प्लेट पे पता लग जाता है, आपको दो बार प्लेटिंग करने की जरूरत नहीं है, एक ही प्लेट लेंगे, उस पे जो ब्लू है
वो नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं, जो वाइट हैं वो कौन से हैं आपके रिकॉम्बिनेंट्स हैं, जो वाइट हैं वो कौन से हैं आपके रिकॉम्बिनेंट्स हैं। तो इसमें सिर्फ हमें एक ही बारी क्या करनी पड़ती है, प्लेटिंग करनी पड़ती है। और इसे हम क्या बोलते हैं आपका ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, क्या बोलते हैं इसे हम ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। इसे हम क्या बोलते हैं आपकी ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। ठीक है, जैसे कई जगह इसको लिखा होता है, ये जो कंपोनेंट होता है ना इसको बोलते हैं ओमेगा, और इसको बोलते हैं अल्फा। तो ओमेगा अल्फा जब मिलते हैं तो बीटा गैलेक्टोसिडेज बन जाता है। और इसको हम एक और टर्म देते हैं अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन, अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन। तो जिसमें अल्फा बनेगा उस केस में तो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा, बट जिस केस में अल्फा नहीं, मतलब जिस केस में अल्फा नहीं बनेगा उस केस में कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो आपकी प्लेटिंग होती है, जो आप प्लेट यूज करते हो। ठीक है, इसको मैं आगे बताता हूँ जैसे आपको। इसमें जैसे आपने जो प्लेट ली उसके ऊपर बेसिकली क्या क्या होता है, उसमें अगार होता है। ठीक है, आपका एक्स गैल होता है जो कि एक कलरलेस सबस्ट्रेट है, और एक आईपीटीजी, आईपीटीजी एक तरह से इंड्यूसर होता है लैकोपेरोन का, आइसोप्रोपाइल थायोगलैक्टोसाइड। ठीक है, आईपीटीजी क्या होता है, आइसोप्रोपाइल थायोगलैक्टोसाइड। इट इज ए इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरोन। अभी आपने क्या देखा, जोन से बैक्टीरिया कौन से थे आपके, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट थे, उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसिडेज जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो जैसे ये सबस्ट्रेट होता है एक्स गैल, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोलाइल बीटा ओ गैलेक्टोसाइड। ठीक है, ये कई जगह लिखा होता है बीटा डी गैलेक्टोपैरेनोसाइड। ठीक है, बीटा डी होगा ये, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोलाइल बीटा डी गैलेक्टोसाइड। अगर तो बीटा गैलेक्टोसिडेज होता है तो ये ब्रेक होके क्या बना देता है, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो इंडो इंडोक्सिल। ठीक है, और एयर की प्रेजेंस में जैसे ये डाइमर बना लेगा 5 5 प्राइम डाइब्रोमो 4 4 प्राइम डाइक्लोरो इंडिगो, और इसका कलर ब्लू होता है। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू। ठीक है, तो अगर तो जो ब्लू कॉलोनी आएगी, ठीक है, जैसे यहां पर मैंने ब्लू कॉलोनीज, कुछ ब्लू कॉलोनीज आ रही हैं। ठीक है, और जैसे व्हाइट को हम ऐसे ही दिखा देते हैं, जैसे मान लो ये व्हाइट है। ठीक है, तो इसमें क्या ना, इसमें आपको दो बार प्लेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार में आपको पता लग जाएगा कौन सी रिकॉम्बिनेंट है कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। पहले वाले में तो यही था ना, आपको दो बार प्लेटिंग करनी पड़ रही थी, बट इसमें एक ही बार में पता लग जाएगा। तो जो ब्लू आ रही हैं वो कौन सी हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, एंड द वाइट वंस आर रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स, ब्लू वंस आर नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, वाइट वंस आर रिकॉम्बिनेंट्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में एक्चुअली हो क्या रहा है, पढ़ गया ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। हम्म। तो ये +2 की बुक में लिखा हुआ है ये भी। ठीक है, वहां पर एक्सप्लेन कम कर रखा है कि उसमें एक्सप्लेन थोड़ा कम कर रखा है, बट बेस यही है। ठीक है, जैसे वहां पर उन्होंने PUC 8 का नाम नहीं ले रखा, बट ये बेसिक से वेक्टर हैं। और देखो एट द एंड सिलेक्शन मैटर करता है। अभी तक आप इनिशियल इंफॉर्मेशन बस यही ले रहे थे कि वेक्टर होता है, क्लोनिंग साइट होती है, तो आपको DNA ऑफ इंटरेस्ट को डालना है, बट आफ्टर इंसर्टिंग योर DNA ऑफ इंटरेस्ट
into the vector, selection also matters. How you will be able to select. ठीक है, तो अभी हम अलग अलग टाइप के वेक्टर्स हैं, सबका अलग अलग सिलेक्शन है। मेन वही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, या कुछ जैसे ये आपने यहाँ पर लैग जी की बात कर ली। तो अलग अलग वेक्टर्स हैं, क्योंकि एट द एंड when you are performing this kind of experiment, when you are adding your DNA of interest into the vector, तो आपको सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना कि भाई उसके अंदर लगा है या नहीं लगा है। तो उसके लिए कोई ना कोई तो सेलेक्टेबल मार्कर आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये अब क्या ना, ये बेस है जो भी मैंने आपको बताया। PBR 322 क्या होता है, PBR 327 क्या होता है, PUC 8 क्या होता है। तो इनिशियली वेक्टर्स बनाए थे, अब तो वह ना वेक्टर्स तो बहुत सारे आते होंगे। ठीक है, कंपनीज बनाती रहती हैं, कुछ नया नया करते रहते हैं, क्योंकि दैट दैट इज एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट अभी हम सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि कैसे हम करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स पे कैसे करते हैं। अगर आप यहाँ पर बात करो इसकी, जो PUC 8, इट इज अ लैग सिलेक्शन बेस्ड प्लाज्मिड। ठीक है, इसमें बताओ कोई डाउट है तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर क्या आपके सामने। इन ए टिपिकल जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट, बाय मिस्टेक a researcher introduced the DNA of interest within ampicillin resistant gene instead of the lag Z gene। ठीक है, या जो lag Z प्राइम वाली जीन है, उसकी उसकी जगह गलती से जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे चला गया आपका, एम्पिसिलिन वाली जगह पे। ठीक है, जैसे ये अभी हमने डिस्कस किया था, द कॉम्पिटेंट सेल्स वर अलाउड टू टेक अप द प्लाज्मिड। ठीक है, सेल्स के अंदर हमने उस प्लाज्मिड को डाला एंड प्लेटेड ऑन द मीडियम कंटेनिंग एम्पिसिलिन, एक्सगैल एंड IPTG एंड सब्जेक्टेड टू ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। कंसीडर ऑल प्लाज्मिड्स वर रिकॉम्बिनेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया ना कि आपने वैसे तो जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे डालना था, जहां पे लैक जी था, बट वो कह रहे कि गलती से वो कहां पर डाल दिया, जहां पर एम्पिसिलिन वाला रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा। ठीक है, ये जैसे जो मैंने आपको प्लेट भी बताई थी ना, इसके ऊपर हम एम्पिसिलिन भी डालते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हमने यहाँ पर आपका एम्पिसिलिन भी ऐड करना है इसमें। ठीक है, अब क्या है ना, अगर आपने एम्पिसिलिन वाली जगह पे DNA ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो क्या हो गया, खत्म। तो क्या होगा, जो आपके बैक्टीरिया हैं, क्योंकि एम्पिसिलिन है मीडियम के ऊपर, और रेजिस्टेंस खत्म हो गया, क्योंकि उसने कहा कि सारे के सारे रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट मतलब सभी के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की जगह पे ही डला है। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो खत्म हो गया। तो अगर मीडियम में एम्पिसिलिन है, तो वो बैक्टीरिया जिन्होंने प्लाज्मिड लिया है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस तो क्या हो गया, एक तरह से आपका खत्म हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी, द बैक्टीरिया विच टुक अप द प्लाज्मिड्स वुड नॉट ग्रो। ठीक है, क्योंकि गलती से एम्पिसिलिन वाली जगह पे उसने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दिया। ठीक है, जिसमें थोड़ा सा आपको एक PUC 18 और PGM 3Z के बारे में बताता हूँ, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना, PUC 8 है, ये PUC क्या 18 है। ठीक है, इसमें भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एज सच है, लैक जो बीटा ग्लैक्टोसिडेज वाली जीन है एज सच ही। ठीक है, बट इसके अंदर क्या क्लोनिंग साइट ज्यादा है, इसके अंदर क्लोनिंग साइट्स क्या आपकी ज्यादा है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, वैसे कई जगह 13 लिखी होती है। मतलब ये जिनका नंबर ज्यादा है ना, उनके अंदर क्लोनिंग साइट ज्यादा है। PUC 8 में 9 थी, ठीक है, इसमें यहाँ पे तो 12 है। कई जगह पे 13 भी लिखी होती है। तो 12 और 13 के अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट है। ठीक है, बाकी सिलेक्शन सेम है, जैसे आपने वहां पे सेलेक्ट करा है, यहाँ पर भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम यहीं पे डालेंगे। दैट विल लीड टू द इंजर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द लैग जी प्राइम जीन। ठीक है, फिर एक वेक्टर यहां पर हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है PGM 3Z। क्या नाम है, PGM 3Z। ठीक है, अब ये भी एक तरह से PBR 322 की तरह ही है, जैसे इसके अंदर भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है और मल्टीपल क्लोनिंग साइट कंटेनिंग लैग जी जीन। ठीक है, लैग जी प्राइम। अब इसमें क्या है ना, इसके अंदर दो प्रमोटर सीक्वेंस है। अभी तक हमने प्रमोटर की बात नहीं की है। मैंने आपको बताया था कि प्रमोटर सीक्वेंस की हम बात तब करते हैं जब हमें
ट्रांसक्रिप्शन करानी होती है, ठीक है। तो अब यहां पर आपने एक तो यूज करा T7 का प्रमोटर, मतलब आरएनए पॉलीमरेज ऑफ T7 बैक्टीरियोफेज यहाँ पे बाइंड करेगा, और एक sp6 जो पहले भी मैंने आपको दिखाया था जब हमने एंजाइम्स डिस्कस करे थे, वहां पर भी T3 T7 और sp6 था, दैट लाई ऑन आइदर साइड ऑफ MCS, ठीक है। जैसे इधर T7 प्रमोटर है, इधर sp6 है, और यहां पर आरएनए पॉलीमरेज भी T7 और sp6 का ही बाइंड करेगा। These promoter act as site of attachment of RNA polymerase। अभी तक हमने जितने वेक्टर पढ़े हैं वहां पर हमने ट्रांसक्रिप्शन की बात नहीं करी है, ठीक है ना। एक तो होता है कि क्लोनिंग करना, एक होता है ट्रांसक्रिप्शन कराना, एक होता है ट्रांसलेशन कराना, वो एक अलग चीज होगी। अभी सिर्फ हम यहाँ पर सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं कि हमने सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन करानी है। अगर कह रहे हैं कि अगर एक रिकॉम्बिनेंट PGM3Z, रिकॉम्बिनेंट मतलब जिसके अंदर आपने यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है और उसमें हम आरएनए पॉलीमरेज डालेंगे, तो ट्रांसक्रिप्शन होगी, और जो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है उसकी आपको आरएनए कॉपीज मिल जाएंगी। अब आपके ऊपर है ना, एक तो आप चाहते हो कि सिर्फ डीएनए ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज बने, और एक आप क्या चाहते हो कि मैंने उस डीएनए से आरएनए बनाना है, ठीक है ना। तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट तो मैंने यहीं पे लगाना है जहां पे लैग जी प्राइम है, जहां पर क्या आपका लैग जी प्राइम है, ठीक है। वहीं पर आपने क्या लगाना है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और ये प्रमोटर सीक्वेंस है। तो ये एक तरह से ऐसा वेक्टर है जिसमें आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्या करा सकते हो, ट्रांसक्रिप्शन करा सकते हो। क्या करवा सकते हो आप, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो इसमें आप क्या करा सकते हो, इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ योर क्लोन डीएनए, इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्लोन्ड डीएनए, इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्लोन्ड डीएनए। ऑफ क्लोन डीएनए। तो ये कौन सा वेक्टर है आपका, PGM3Z, ठीक है। तो कौन कौन से वेक्टर आज हमने डिस्कस किए, सबसे पहले हमने डिस्कस किया आपका PBR32 हो गया, PBR327 हो गया, PUC18 19 ऐसे बहुत सारे आते हैं, और PGM3Z, ठीक है। तो ये जनरली प्लाज्मिड्स हैं। अभी जैसे बाकी जैसे वेक्टर हैं M13 लैम्डा बैक्टीरियोफाज, नॉर्मली जो वायरस है वो हमें पता है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और अपने डीएनए की कॉपीज बनाता है बैक्टीरिया के अंदर जाके। तो ये वायरस बेस्ड है। तो वी विल एडिट और वी विल चेंज द जो वायरस का जो जीनोम है, ये मान लो हमने डीएनए को पहले चेंज करा वायरस के जीनोम को, और उसको दोबारा वायरस के अंदर पैकेजिंग करा दी। नाउ वायरस विल डिलीवर डीएनए इनटू द होस्ट सेल, वो होस्ट सेल के अंदर डीएनए को डिलीवर करेगा, ठीक है। ठीक है, तो बाकी फिर इसमें हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में बाकी वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो मेन क्या है, सिर्फ आपको वेक्टर्स के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। लास्ट में जैसे कि इसमें एक इंसर्ट साइज भी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। हर एक वेक्टर का एक इंसर्ट साइज है। जैसे आप ये देखो, जैसे अभी आपने प्लाज्मिड पढ़ा, उसका इंसर्ट साइज होता है 1 to 5, ठीक है। अभी जैसे हम M13 पढ़ेंगे, फाच लैम्डा पढ़ेंगे, कॉस्मिड, तो मेन क्या है कि आपको जो इंसर्ट साइज है वो, मतलब लिखा ना, कंपैरिजन ऑफ वेक्टर जनरली अवेलेबल फॉर क्लोनिंग डीएनए फ्रेगमेंट, क्योंकि मैटर करता है ना आपके डीएनए जो फ्रेगमेंट है उसका साइज कितना है। प्लाज्मिड का साइज बहुत कम होता है, जैसे 1 to 5 है बस, ठीक है। और बाकी जैसे अभी हम फाज लैम्डा कॉस्मिड आप देख सकते हो कि M13 का भी कम ही होता है, बट बाकी सबका देख रहे हो आप, जो इंसर्ट साइज है सबसे ज्यादा इंसर्ट साइज यैक का है, 2000 किलो बेस, ठीक है। 2000 किलो बेस का मतलब 2 × 10⁶ बेस पेयर, इतने बड़े डीएनए को आप बेसिकली याक फैक्टर के अंदर डाल सकते हो, ठीक है ना। मेनली हम इन दोनों को यूज करते हैं जिनोमिक लाइब्रेरी बनाने में, जहां पर हमें इंसर्ट साइज क्या चाहिए, या जो हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स लार्ज साइज के होते हैं, तो हमें वेक्टर भी वो चाहिए जो लार्ज डीएनए साइज को इंसर्ट कर सके, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन ये आता है, वो कहेगा अरेंज द फॉलोइंग वेक्टर्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंसर्ट साइज, ठीक है। तो वो आपको इसमें बेसिकली
ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बाकी फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।